नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं मार्तंड। दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे संविधान को बनने में, और जब संविधान लागू किया गया तब से गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि आए दिन ये प्रश्न समाज में उठता है कि क्या संविधान की स्थिति कैसी है, क्या संविधान खतरे में है, संविधान कैसा है, क्या संविधान के हिसाब से देश में काम हो रहे हैं कि नहीं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संविधान के सिपाही, कानून के रक्षक, एडवोकेट डॉक्टर शुभेंद्र सत्यदेव जी, और हमारे साथ एडवोकेट कुमार गौरव जी, और साथ ही साथ अमिता पांडे जी जो कि एडवोकेट है यहाँ गोरखपुर से। ये सभी हम सबके बीच मौजूद हैं जो लॉ एंड लीगल सर्विसेज से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले तो शुभेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। धन्यवाद जी, सबसे पहला आप ही से ये सवाल है कि मौजूदा हालात में आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस, ये 74 साल का जो सफ़र है भारत के संविधान में, वो आपके नज़रिए से कैसा रहा? क्या बदलाव हुए और क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, 100 से ज़्यादा संशोधनों के साथ साथ संविधान ने बहुत सारी जटिलताओं को, जो लोकतांत्रिक जटिलताएं हैं, उनका सामना भी किया है जी। और चूँकि एक कहावत भी होती है कि अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। तो परिस्थितियां हमेशा एक जैसी तो रहेंगी नहीं, और संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य के साथ संविधान का निर्माण किया था वो बहुत ही दूरगामी उद्देश्य था। उन्होंने कोई एक 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए संविधान का निर्माण नहीं किया था जी। और आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने के लिए उन्होंने उद्देशिका में जो भी हमारे सामाजिक न्याय का दर्शन है, हमारे मौलिक अधिकारों की बात है, मूल कर्तव्यों की बात है, इन सारी बातों के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के सभी तंत्रों का पर्याप्त एक ऐसा विकसित तंत्र हमें दे करके वो गए जिसमें कि लचीलापन हमें देखने को मिलता है। तो ये लचीलापन पिछले 74 वर्षों में हर स्तर पर देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि इन 74 वर्षों के दौरान हमने देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें भी देखी। इन 74 वर्षों में हमने इमरजेंसी का एक दौर भी देखा पिछली पीढ़ियों ने। इन्हीं 74 वर्षों में कई बार ऐसा भी हुआ कि केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई हुई, सहकारी संघवाद की भावना भी प्रभावित हुई। इन्हीं 74 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में आंतरिक राजनीति और केंद्र सरकार की अपनी खुद की राजनीति के कारण कई बार ऐसा भी देखने में आया कि कई राज्यों में संवैधानिक संकट की भी स्थिति पैदा हुई। कई बार न्यायपालिका बनाम विधायिका का संघर्ष भी देखने को आया। तो 74 वर्षों में कुल मिला जुला करके जो यात्रा थी वो एक स्थिर यात्रा नहीं थी, बल्कि निरंतर प्रगतिशील यात्रा थी। और हर बार जो भी नई नई चुनौतियां हमारे सामने आईं, उन्होंने हमारे संविधान को समृद्ध ही बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं की है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जैसी आवश्यकता होगी, हमारे संविधान में उस प्रकार का परिवर्तनशील अवधारणाएं और भी देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, परिवर्तन तो समाज का नियम है, संसार का नियम है, और ये होना भी चाहिए। गौरव जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि संविधान का हमारे समाज के विकास में क्या योगदान है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मार्तंड जी कि 26 जनवरी के दिन ये एक लीगल अवेयरनेस कह लीजिए या फिर लॉ पे इतना अच्छा आपने कार्यक्रम आयोजित किया है। संविधान के लागू होने के 74 वर्ष बाद जो सामाजिक विकास की जहाँ तक बात करेंगे हम, तो आप ध्यान से देखेंगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जैसा कि आपने शुरुआत ही की कि 2 साल 11 महीने लगभग लग गए थे संविधान के निर्माण में। तो असली सफलता हमारी 26 जनवरी 1950 को ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उसी दिन हम अपने संविधान से गवर्न होना शुरू हो गए थे। तो देश की स्थिति आज़ादी के टाइम पे बहुत बुरी थी, और उस स्थिति को देखते हुए हमारे मौलिक अधिकार ने जैसे समाज में बड़ी तेज़ी से उत्परिवर्तन का काम किया, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना, बहुत सारे निम्न वर्ग के लोग, सामाजिक असमानताएं बहुत सारी देखने को मिलती थी, जिनको समान करने के लिए हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में ही मौलिक अधिकारों के रूप में जगह दी गई कि हम सबसे पहले जो असमानताएं फैली हुई हैं
चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो, आर्थिक रूप से, या न्यायिक रूप से, या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से जो असमानता थी उनको समान करने का प्रयास किया है। इसमें जो संविधान लागू होने के बाद की यात्रा रही है 74 वर्षों की, ये सबसे ज़रूरी था कि संविधान को सही मानने में सफल तब हम मान सकते थे जब संविधान में दिए गए उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएँ। बिल्कुल। तो उद्देशिका में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय तभी सफल हो सकता है जब किसी भी प्रकार का विभेद, चाहे वो लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे न किया जाए, जैसा कि आर्टिकल 15 में हमारे दिया हुआ है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सभी आर्टिकल आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ असमानता को दूर करने के लिए बनाए गए। तो असमानता दूर तो हुई है, क्योंकि इस 74 सालों में आप देखेंगे तो आज के समय में कहीं छुआछूत आपको देखने को नहीं मिलता है। कई लोग एक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे की जाति नहीं जानते हैं, ना इसमें कोई इंटरेस्ट रखता है। अगर इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए तो संविधान तो अपने आप में सफल है। राजनीतिक रूप से राजनीति की गलत व्याख्या करके संविधान को गलत कहा जा रहा है। एक्चुअली संविधान गलत नहीं है। संविधान के बारे में तो भीमराव अंबेडकर ने इतनी अच्छी बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान में कमी निकालता है तो इसका अर्थ यही है कि उस व्यक्ति में कमी है, संविधान में कमी नहीं हो सकती। अगर कमी होती तो लगभग 3 साल नहीं लगता। 3 साल लगने का मतलब ही था कि बहुत सोच समझ के हर वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया गया था जी। तो और आज के समय में आप देखेंगे तो कहीं हर कौम, हर बिरादरी, हर आदमी अपने अपने सबका नेतृत्व आपको मिलता है, चाहे सरकारी सेवाओं में हो, राजनीति में हो, या किसी चीज़ में। महिलाएं आज हर चीज़ में आगे हैं। चाहे जो SC ST हमारा एक वर्ग निर्धारित किया गया है, उस वर्ग के लोग भी सामान्य में काफ़ी आगे हैं। IAS हो या PCS हो, या फिर लोक सेवा आयोग हो, या फिर राज्य के जो सेवा आयोग हैं, उनमें हर जगह आप उनको प्रतिनिधित्व देखते हैं। राजनीति में भी हर वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो इतनी व्यवस्था ये कहाँ से मिलती है? आपको ये ताकत कहाँ से मिली है? संविधान ने ही आपको ये ताकत दी है कि आप अपना नेतृत्व हर जगह ले आ सकें, और लेकर के भी आए हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि 74 सालों में पूरी तरह संविधान ने सफलता दिखाया है। राजनीति ने उसको जरूर गलत साबित करने की कोशिश की है, लेकिन संविधान ने आपको हमेशा राजनीति से बचा के रखा है, और आप बचे हुए हैं, और समाज अपनी दिशा में चल रहा है। इसी संविधान की दी गई ताकत की वजह से आज आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं अपनी बात को। आज आप मीडिया जो चौथा स्तंभ है, आज हर जगह अवेयरनेस का काम कर रही है। आज आपके पास फ़ोन है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप हर चीज़ों की जानकारी आपके पास आसानी से मिल जाती है, और हर छोटा वर्ग जो अपने आप को दबा कुचला महसूस करता था, वो बड़ी तेज़ी से खुल के बाहर आया है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करता है। तो ये सभी ताकत संविधान से मिली है। तो मैं तो पूरी तरह सफल मानता हूँ इसको, और सामाजिक विकास में इसका 100% योगदान रहा है, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का, जो आपको यहाँ तक लाया है। जी, यानी कि कुमार गौरव जी का कहना है कि 74 साल का ये सफ़र बहुत ही शानदार और सफलतापूर्ण रहा, और समाज के विकास में संविधान का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर समानता का। और संविधान अगर कहीं खतरे में दिखता है तो राजनीतिक कारण हो सकता है या राजनीतिक सोच हो सकती है। बाकी कभी भी संविधान खतरे में नहीं हो सकता। हम समानता की बात कर रहे हैं गौरव जी, हमारे साथ अमिता पांडे भी मौजूद हैं जो एक एडवोकेट हैं, और आपने महिला समानता की बात की। आज भी अमिता जी, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को इस स्तर पे, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 74 साल बाद भी, 75वें साल में भी, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को समानता मिल चुकी है कि या अभी और भी ज़रूरी है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक महिला होने के नाते? जी, जैसा कि हमारे सीनियर कुमार गौरव श्रीवास्तव सर ने बताया, या हमारे शुभेन सर ने बताया, हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इससे महिलाएं वाकिफ़ हो रही हैं, अवेयर भी हो रही हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि हाँ, जैसे कि जो भी हमारी चीज़ें, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे अधिकार, हमारे खुद के जो राइट्स हैं, उसके लिए महिलाएं अवेयर हो रही हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में ये नहीं था। आने वाले कुछ सालों से चीज़ें बढ़ रही हैं, लड़कियां अवेयर हो रही हैं। जैसे एज अ लॉयर मैं इन चीज़ों को समझ रही हूँ, देख रही हूँ, अपनी चीज़ों को लेके जागरूक हो रही हैं, समझ रही हैं, देख रही हैं कि हाँ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, या मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, अपनी चीज़ों को समझ रही हैं कि क्या करना है उनको। यही सारी चीज़ें हैं। जी,
अच्छा शुभेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं अपने देश में कि संविधान खतरे में है, संविधान की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो आपके नज़रिए से हम समझना चाहेंगे एज ए एडवोकेट, क्या आपको लगता है कि संविधान पर भी खतरा हो सकता है? देखिए, खतरा इस धरती में हर चीज़ पे हो सकता है, और सुरक्षा की बात जहाँ तक की जाए तो हर चीज़ सुरक्षित भी है। ये एक ऐसी अवधारणा है जिस पे मुझे लगता है कि कल्पना के आधार पे, मनगढ़ंत कहानियों के आधार पे या हाइपोथेटिकल होकर के इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। खतरा एक दिन में अचानक से पैदा नहीं होता। अब संविधान को खतरा कब होगा? अचानक से खतरा तब पैदा होगा जब या तो चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या पाकिस्तान आक्रमण कर दे, या विश्व की कोई अन्य शक्ति युद्धग्रस्त हमको कर दे। तो हाँ, वहाँ हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि अचानक से खतरा है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अगर गृह युद्ध की संभावना हो जाए घर में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे संविधान को खतरा है, क्योंकि संविधान को खतरा होगा तो लोकतंत्र अपने आप में खतरे में आ जाएगा। सारी प्रशासनिक मिशनरियाँ और जो भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो सब खतरे में आ जाएंगी। तो कोई एक तंत्र अगर खतरे में आता है तो सभी खतरे में आ जाते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, बीइंग एज एन एडवोकेट, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन 74 वर्षों में, 74 वर्षों की बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो स्वाधीनता संग्राम के प्रथम आंदोलन के समय से ही बात उठा करके करता हूँ, अगर हमारे देश में वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किसी ने संघर्ष किया है, और आज़ादी मिलने के बाद और संविधान के लागू होने के बाद अगर वास्तव में संविधान की संरक्षा के लिए किसी ने काम किया है, तो वो अधिवक्ता वर्ग है। देखिए, देश की सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की होती है, संविधान की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी वकीलों के ऊपर होती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अधिवक्ता भी एक फ़ौज हैं, जिन्होंने न्यायालयों में, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में, सामाजिक जागृति के विभिन्न प्रकल्पों में लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के मामले में, विभिन्न प्रकार के विवाद और समाधानों को, समस्याओं को समाधानों की ओर मोड़ने में अधिवक्ताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा संविधान के रक्षक और सिपाही आप। बिल्कुल, और वास्तव में संविधान की संरक्षा अधिवक्ताओं के ही माध्यम से हुई है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शक्ति के बारे में एक बड़ी खराब कहावत है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है। तो शक्ति के विभाजन किया गया, और मॉन्टेस्क्यू की फिलॉसफी को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम लोगों को पढ़ाया भी गया था, कि शक्ति के 3 हिस्से किए गए, और शक्ति को पृथक्करण करते हुए एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, इन तीनों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं दे दी गई। अब अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका तब हो जाती है जब कार्यपालिका या विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगती है। तो ये अधिवक्ता समाज ही है जो उसी संविधान की व्यवस्था की रक्षा करने के लिए और देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न्यायालयों में जूझता है, संघर्ष करता है और टकराता है। इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों को अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ती है एक लोकतांत्रिक देश में, तो लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकार की लड़ाई कोई व्यक्ति अकेले नहीं लड़ सकता। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी लड़ाई लड़ने के लिए एक सारथी की आवश्यकता पड़ी थी, और वो सारथी भी ऐसा होना चाहिए जो न केवल पूरी सृष्टि की व्यवस्था को जान रहा हो, बल्कि साथ ही साथ आपको सही डायरेक्शन में ले करके भी जाए। तो अधिवक्ता की भूमिका वही होती है। तो संविधान की सुरक्षा तब होगी जब समाज की सुरक्षा होगी, नागरिकों की सुरक्षा होगी, व्यवस्था की सुरक्षा होगी, और नागरिकों की, समाज की और व्यवस्था की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी अधिवक्ताओं के कंधे पे होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक जागृत अधिवक्ता समाज है इस देश में, जो न्याय के लिए सतत संघर्ष करता है, तब तक इस देश में संविधान को कोई खतरा नहीं है। बाकी राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए कोई कह दे कि संविधान को खतरा है, तो वो बात ही अलग है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जी 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 जी। अच्छा गौरव जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज के मौजूदा समय में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संविधान में दिए गए जो भी उपबंध हैं उनका अगर सही तरीके से पालन होता है तो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र को खतरा नहीं। एक तो बात ये मैं कहूँगा। दूसरा, जैसे आपने संविधान की सुरक्षा की बात की है, तो संविधान के सुरक्षा के लिए तो केशवानंद भारती का जो केस था, हमारे देश का सबसे बड़ा केस कह सकते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बांध दिया गया कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी प्रोविज़न में
42वें और 44वें संशोधन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, जिसको हम लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा तक दे दिया। तो इस तरह के बदलाव जो 42वें में किए गए, फिर उसको सुधार किया गया 44वें संशोधन में, तो उसी समय ये लग गया था कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन ऐसे केसेस को कि भविष्य में ऐसी समस्या ना आए कि संविधान के उपबंधों को और उद्देश्यों को ही विफल कर दिया जाए और लोकतंत्र जो है वो किसी और दिशा की तरफ चला जाएगा, तो उसको बांधने का काम उन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बनाया और उसी को दे दिया कि इसको आप नहीं बदलाव कर सकते, जिसमें प्रियम्बल है, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बदलने के बाद संविधान का नेचर ही बदल जाएगा, तो वो बदलाव के लिए बिल्कुल सख्त तरीके से मना कर दिया गया। तो संशोधन की शक्ति जो हमारे 368 में दी गई है, आर्टिकल 368 में, तो उसको बांध दिया गया कि आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से आप संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन करेंगे लेकिन एक सीमा में, एक सीमा तय कर दी गई। तो सुरक्षा तो उसी दिन हो गई, मैं मानता हूँ कि 76 में ही हो गई, 1976 में ही, तो तभी से हमारा संविधान सुरक्षित हो गया। दूसरा आपका प्रश्न था कि लोकतंत्र के संदर्भ में इसका क्या योगदान रहेगा, कैसे रहेगा। तो लोकतंत्र पे ही बेस्ड हमारा संविधान है। अगर संविधान को ऐसा मजबूत पिलर बना दिया गया है कि उसको अब कभी कोई नहीं तोड़ सकता है, तो लोकतंत्र हमारा कभी असुरक्षित नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ ही साथ आप मौलिक अधिकार जो 51 क में बताए गए हैं उनका भी ध्यान रखें। ये सही बात है कि मौलिक कर्तव्यों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं इम्पोज की जा सकती, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन वो एक नैतिक जिम्मेदारी है आपकी सिटीजन होने के नाते कि आप उनका पालन करें। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी याद रखें कि हमारा सिविलियन होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते देश के लिए क्या क्या योगदान होना चाहिए। अगर हम अपने देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने संविधान की सुरक्षा नहीं करेंगे, लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान पूरा जनता के ही लिए है और जनता के द्वारा ही है। तो इस डेफिनेशन को हम कभी नहीं भूल सकते। अब्राहम लिंकन की बात तो हम ही से शुरू है, हम ही पे ख़त्म। तो हमें हमेशा उस चीज़ को बनाए रखना है, सहिष्णुता का भाव बनाए रखिए, ये विभेद मत करिए। हम जनता, भारत की जनता, हमेशा हम भारत के लोग हमेशा प्रिवेल करेगा किसी भी बदलाव के लिए। अगर एक साथ है, एकता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई बाहरी शक्ति युद्ध करके या किसी भी तरीके से हमें लोकतंत्र से बाहर नहीं कर सकती। और प्रजातांत्रिक देश इससे बड़ा पूरे दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे नंबर की पॉपुलेशन और सभी एक दूसरे के साथ खुश मिजाज रहते हैं, खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। इससे बड़ा उदाहरण दुनिया के लिए सामने कोई है ही नहीं लोकतंत्र का। तो इसके लिए तो मैं बहुत पॉजिटिव डेफिनेशन देता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। भारत का संविधान लिखित संविधान है और बहुत ही बड़ा संविधान है। कई देशों को मिलाकर ये संविधान बनाया गया है। शुभेंद्र जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि अक्सर देखा गया है, अधिकतर हमारे देश में जो आम नागरिक हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उन्हें राइट्स के बारे में पता नहीं है। तो ऐसा क्या देश में बदलाव हो जिससे वे अपने अधिकारों के बारे में जानें? देखिए, ये बात पूरी तरीके से कहना कि उन्हें अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, ये गलत है। सभी को होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे अधिकार मालूम नहीं है। वो उसको पता तब चलता है जब वो अपने पे बात आती है या परिस्थितियाँ जब बनने लगती हैं, तो सभी को अपने अधिकार समझ में आने लगते हैं। वरना अधिकारों की बात तो हर कोई करता है, कर्तव्य की बात कोई नहीं करना चाहता। और कर्तव्यों का ज्ञान देने के लिए समाज में हर आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अधिकारों की जहाँ तक बात आती है, अधिकारों के संघर्ष की बात आती है, तो अधिकार को पाना इतना सरल नहीं होता। जब अंग्रेज़ भारतवर्ष में आए थे और उन्होंने हमारे साथ व्यापारिक समझौते किए और व्यापारिक समझौते करने के बाद उन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त किए और फिर दीवानी अधिकार लेते लेते धीरे धीरे फिर उन्होंने राजनीतिक अधिकार भी ले लिए और राजनीतिक अधिकार छीनने के साथ ही साथ फिर पूरे देश को उपनिवेश बना दिया। इस उपनिवेश बनाने के बाद जब पूरे देश की परिस्थितियां बदली और राजनीतिक व्यवस्था बदली और आंदोलन शुरू हुए, उस समय में लोगों को ये बात समझ में आ गया कि उनके अधिकार क्या थे जो उनसे छीने गए। तो अधिकार उस समय की जनता में जागृति भी नहीं थी, लेकिन उनको एक कॉमन सेंस, जिसको हम कहते हैं ना सिविक सेंस,
वो उनको पता चल गया कि उनके साथ क्या गलत हुआ है और उनका किन चीज़ों पे अधिकार है, वो उन्होंने पा लिया। छीना, लड़ाई की, संघर्ष किया, पा लिया। दूसरी बात जो आपने कही कि अधिकारों को लेकर के कैसे हम और ज़्यादा लोगों को जागरूक बनाएं। आज का समय सामाजिक मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का युग है। आने वाले समय में भी हम इसका कोई ऐसा स्वरूप देखने को हमें मिल सकता है जो एकदम नया हो, जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की है। भविष्य क्या है तो कोई नहीं जानता जी। लेकिन अधिकारों को लेकर के जागरूकता तभी आती है जब आपके कर्तव्यों से किसी का अधिकार प्रभावित हो जाता है और फिर आप संघर्ष का सामना कर रहे होते हैं। अगर आप अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे तो फिर आप अपने अधिकार को जानने के अधिकारी भी नहीं हैं। तो मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने कर्तव्य को जानिए। जब आप अपने कर्तव्य को समझ जाएंगे एक नागरिक के तौर पे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अधिकार क्या हैं और अधिकारों की जागृति समाज में हम और अच्छे से कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है वो ये है कि नागरिकों को उनके अधिकारों की बजाय दूसरे के अधिकार बताए जाएं। जब आप दूसरे के अधिकार का सम्मान करना सीख जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अपने अधिकार क्या हैं। और अधिकार को कोई प्राकृतिक उपहार समझ करके ना बैठें। कोई भी अधिकार आत्यंतिक नहीं होता सिवाय जीवन को छोड़ के, और वो जीवन पर भी आपका अधिकार नहीं है। ऐसे अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो उस जीवन पर भी आपका अधिकार नहीं रहता, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आप कब तक जिएंगे, कब मर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो एक देश होने के नाते, एक लोकतंत्र होने के नाते अपने नागरिकों की सर्वतोमुखी प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हर सरकार चाहती है कि उसके नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दे दी जाएं जिसकी वजह से उस देश के नागरिक जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकें, निर्बाध रूप से बढ़ सकें। हाँ, ये ज़रूर हो कि वो स्वच्छंद ना हो, उन पर कुछ नियंत्रण स्थापित ज़रूर किया जाए ताकि व्यवस्था को लेकर के भविष्य में कोई चुनौती ना पैदा हो। अच्छा शुभेंदु जी, मेरा अंतिम और लास्ट सवाल ये है, आपके नज़रिए से 74वें गणतंत्र दिवस में मौलिक लक्ष्य देश के लिए क्या होने चाहिए? मेरे हिसाब से इस देश में मौलिक लक्ष्य ये होना चाहिए, मैंने कुल 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि देश के युवाओं की दिशा और दशा बदलने के लिए उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है। देश का युवा आज बहुत गलत दिशा में जा रहा है और जिस तरीके से सामाजिक मीडिया पे केवल मात्र मनोरंजन के लिए आपने उसको इस्तेमाल करने का एक टूल बना दिया, ये बहुत गलत डायरेक्शन में सोचने समझने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। हमारे समाज से समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई आज के समय में। जो समझदार या प्रबुद्ध समाज की हम कल्पना करते हैं उसका अभाव दिख रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि सामाजिक समझदारी के कॉन्सेप्ट पर वर्क करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है, आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिकोण से अपने दिमाग से ये मानसिकता निकाल देनी चाहिए कि हम गरीब पैदा हुए और गरीब मरेंगे। आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। तो हमारे देश में उद्यमशीलता की कमी है, उसको बढ़ाना है। ये हमारा 74वें गणतंत्र का तीसरा संकल्प होना चाहिए। चौथी चीज़ ये होनी चाहिए कि अब युवाओं को राजनीति में सक्रियता के साथ प्रतिभाग करना चाहिए। राजनीति में समस्या क्या हो रही है, जो युवा आ रहे हैं उनका एक कॉन्सेप्ट हो जा रहा है कि वो अपने आप को हीरोइक इम्प्रेशन डालने की कोशिश करने लग रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो मसीहा हैं, जबकि आपको मसीहा के रूप में अपनी छवि नहीं बनानी है। सोशल मीडिया के युग में पब्लिक फिगर का जो 20-25 लोगों को साथ में लेके चलना, जैसे हम लोग इधर अपने गोरखपुर की भाषा में भौकाल कहते हैं, तो भौकाल मेंटेन करके चलना, पैसा खर्च कर देना, उड़ाना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति में आइए, एक जागृत सेवक के रूप में आइए और एक कार्यकर्ता के रूप में आइए और काम करना शुरू करिए। भविष्य आपको खुद अपने उत्तम शिखर पर लेके जाएगा। और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देशभक्ति को केवल प्रतीकात्मक बनाया जा रहा है। देशभक्ति प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए, सिंबलिज्म समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना सिंबल या किसी लीडर या किसी पार्टी या किसी विचारधारा के आधार पर अगर आप आश्रित मान के केवल उसी रूढ़िवादी व्यवस्था से अगर चलते रहेंगे और बायसनेस शो करेंगे, अपना जो एक जिसको कहते हैं ना कि एक पूर्वाग्रही भावना हो जाती है कि नहीं ये अगर आप कर रहे हैं तो ये देशद्रोही कार्य है, ये भावना समाप्त होनी चाहिए। तो तब जाकर के फिर आगे का हमारा गणतंत्र और भी समृद्ध होगा। तो यही मेरा कहना है बस। बिल्कुल, इस नज़रिए के साथ गणतंत्र और भी मजबूत होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे के खास अवसर पर हमारा यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था कि आज के दिन कुछ ऐसे मुद्दों पर बात हो जो हमारे संविधान के, हमारे देश के हित में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपने धुन।